में उसने चटगांव पर अधिकार कर लिया तथा इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद किया। यहाँ पर एक मुगल फौजदारा की नियुक्ति भी की। अंग्रेज़ों के प्रति नीति पुर्तगालियों की भांति बंगाल में भी अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ रहा था। 1652 ईस्वी में सूजा ने उन्हें 3000 वार्षिक के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी थी, किंतु अंग्रेज इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे। अंग्रेज भारतीय व्यापारियों को भी परेशान करते थे। 1685 ईस्वी में मुगल सेना ने कासिम बाजार की अंग्रेजी कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज कासिम बाजार छोड़कर हुगली चले गए तथा वहां भी उत्पात मचाने लगे। शाइस्ता खान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया। अंग्रेज़ों को हुगली छोड़ना पड़ा। अंग्रेज़ों ने तब सुतानाटी में अपना अड्डा बनाया तथा हुगली द्वीप पर अधिकार कर बालासोर को लूटा। उन्होंने चटगांव पर अधिकार करने का प्रयास किया। उनके इस दुस्साहसिक कार्य से औरंगजेब ने क्रोध होकर सभी अंग्रेज़ों को गिरफ्तार कर उनकी फैक्ट्रियां तोड़ने तथा उनके साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने का आदेश दिया। अंग्रेज़ों को मुगल शक्ति का पूरी तरह आभास नहीं था। अंत में उन्होंने विवश होकर क्षमा मांगी। इस प्रकार अंग्रेज़ों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। बाद में बादशाह औरंगजेब ने उन्हें पुरानी व्यापारिक सुविधाएं वापस कर दी। उत्तर पश्चिमी नीति। भारत का पश्चिमी सीमांत क्षेत्र सदा से ही प्रशासन के लिए एक नाजुक स्थल रहा। यहाँ निवास करने वाली जातियों यूसुफजई, अफरीदी, खटक व गिलजई आदि मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करती थी। समय समय पर मुगल बादशाह इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करते रहे, किंतु यह नियंत्रण स्थायी नहीं रह सका। औरंगजेब के समय में यहाँ रहने वाले अफगान कबीलों ने लूटमार को अपना पेशा बना रखा था। 1667 ईस्वी में यूसुफजई कबीले ने भागू के नेतृत्व में विद्रोह किया। भागू ने मुहम्मद शाह को राजा एवं स्वयं को उसका वजीर नियुक्त किया। उसने हजारा पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने अटक के फौजदार तथा काबुल के गवर्नर को यूसुफजइयों को परास्त करने अपने अधीन करने का आदेश दिया तथा अमीन खान को प्रधान सेनापति बनाकर काबुल भेजा। शाही सेना ने अफगानों का दमन कर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। अफगानों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह को जमरूद में नियुक्त किया। 1671 से 72 ईस्वी में अफरीदियों ने अकमल खान को नेतृत्व में विद्रोह किया। अकमल खान ने सुल्तान की उपाधि धारण कर अपने आप को शासक घोषित किया। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के जारी किए। अफगानों की खटक जाति भी अफरीदियों से मिल गई। कवि के रूप में विख्यात खटक योद्धा खुशहाल खान भी अपनी लेखनी से अफगानों को मुगल के विरुद्ध प्रोत्साहित किया तथा अकमल खान के साथ मिल गया। अफगानों ने खैबर दरे के रास्ते को बंद कर अफगानिस्तान के मुगल गवर्नर अमीन खान पर आक्रमण कर बुरी तरह पराजित कर दिया। अनेक शाही सैनिकों को बंदी बनाकर विक्रय हेतु मध्य एशिया भेज दिया गया। बंदी में अमीन खान के परिवार के लोग भी थे, जिन्हें हर्जाने के रूप में विपुल धनराशि लेकर मुक्त किया गया। इस सफलता के बाद अफगानों के उत्साह में वृद्धि हुई। जब अफगानों के विरुद्ध शाही सेना के सभी प्रयास असफल हो गए तो औरंगजेब ने स्वयं मुगल सेना का नेतृत्व किया। अपने सेनापतियों के साथ 1674 ईस्वी में वह पेशावर के निकट हसन अब्दाल नामक स्थान पर पहुंचा तथा पड़ाव डाल दिया। अफगानों को नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब ने कूटनीति व रणनीति दोनों का सहारा लिया। उसकी यह नीति सफल भी रही। बहुत से अफगान जातियों को पद, जागीर व उपहार प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। अतः अफगानों की स्थिति कमज़ोर हो गई। मुगल सेना नायक मुगीर खान ने कठोरतापूर्वक अफगानों का दमन किया। 1675 ईस्वी तक औरंगजेब ने स्थिति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा अमीन खान को अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त कर दिल्ली वापस लौट आया। इस प्रकार औरंगजेब सीमांत प्रदेशों में पुनः एक बार मुगलों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा स्थापित करने में सफल रहा। दक्षिण नीति। औरंगजेब के शासनकाल में उसकी दक्षिण नीति का महत्वपूर्ण है स्थान। 1681 ईस्वी वह शहजादा अकबर के विद्रोह को दबाने के लिए वह दक्षिण पहुंचा, जो उसके लिए कब्रिस्तान बन गया। दक्षिण की
समस्याओं में उलझने के बाद उसे पुनः उत्तर भारत की ओर पलटने का अवसर नहीं मिला। अतः अपने शासन के 50 वर्षों में अंतिम 26 वर्ष उसने दक्षिण में व्यतीत किए। एक इतिहासकार के शब्दों में, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को नष्ट कर दिया। औरंगजेब की दक्षिण नीति उसकी अपनी मौलिक नीति नहीं थी, बल्कि वह अपने पूर्वजों की नीति को पूर्णता प्रदान करने का सफल प्रयास किया। औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्य बीजापुर व गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। दक्षिण नीति का उद्देश्य औरंगजेब के दक्षिण नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। औरंगजेब के समय में दक्षिण में 3 शक्तियों थी, बीजापुर और गोलकुंडा के सिया राज्य तथा मराठे। इन शक्तियों को वह अपने साम्राज्यवादी नीति में एक बड़ी रुकावट मानता था। अपनी सूबेदारी के दौरान ही औरंगजेब ने इन शक्तियों को नष्ट करना चाहा, किंतु शाहजहां के हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं कर सका। अतः शासक बनने के बाद इन शक्तियों को मुगल साम्राज्य में मिलाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहा। दक्षिण में मराठे एक नवीन शक्ति के रूप में उभर रहे थे, अतः इनके विनाश के लिए दक्षिण के राज्यों को जीतना आवश्यक था। इसी समय दक्षिण में अंग्रेज, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी अपनी जड़ें जमाने का प्रयास कर रहे थे। औरंगजेब इनकी गतिविधियों से परिचित था। उसे यह पता था कि दक्षिण की कोई भी शक्ति इनकी महत्वाकांक्षा को चुनौती देने योग्य नहीं है। इसलिए दक्षिण पहुंचकर वह विदेशियों की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। बीजापुर दक्षिण के मुस्लिम राज्यों में बीजापुर का आदिल शाही राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। औरंगजेब के समय में यहाँ का शासक आदिल शाह था। औरंगजेब ने सर्वप्रथम शाइस्ता खान तथा जसवंत सिंह को बीजापुर के विरुद्ध भेजा, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके तत्काल बाद औरंगजेब ने दूसरा अभियान 1664 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह व मुअज्जम के नेतृत्व में भेजा तथा उन्हें शिवाजी दमन करने व बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बीजापुर पर आक्रमण से पूर्व औरंगजेब मराठों को पराजित करना चाहता था, अतः उसका पूरा ध्यान मराठों की ओर था। बीजापुर पर आक्रमण करने से पूर्व जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया तथा मराठों की सहायता से बीजापुर पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाकी अगले पार्ट में।